भारतीय भाषाओं के नाम पर संस्कृत के लिए रोने वालों से पूछिएगा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों से पंजाबी की पढ़ाई बंद हो रही थी और कैंडल मार्च निकल रहे थे, तब वो कौन सी भाषा के लिए रो रहे थे। स्मृति ईरानी के साथ इस विवाद में उमा भारती भी आ गई हैं। नदियों को लेकर उन्होंने दिल्ली में जल मंथन किया, वहां लोग हिंदी में बोलने की मांग करने लगे तो उमा जी ने कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, ये समस्या अभी थोड़े दिन रहेगी। इस हाल में सही में कुछ लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं इस हॉल में। यह समस्या तब तक रहेगी जब तक हम संस्कृत को लिंक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। लिंक लैंग्वेज की दौड़ में इस वक्त अंग्रेजी के साथ हिंदी चल रही थी, पहली बार संस्कृत की एंट्री हो गई है। उमा भारती ने कहा कि संस्कृत ही सही मायनों में राष्ट्रीय भाषा है। भारत के हर गांव में 2-3 लोग संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, 2-3 लोग। लेकिन जब तक संस्कृत लिंक लैंग्वेज नहीं बन जाती, हमें अंग्रेजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। वैसे 2001 की जनगणना के मुताबिक कोई 14,000 लोगों ने संस्कृत को मातृभाषा के रूप में चिन्हित किया। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं भोजपुरी है। इस बीच एक और खबर का जिक्र कर ही देता हूं कि जो आज की इंडियन एक्सप्रेस में आशुतोष भारद्वाज ने लिखी है। बस्तर में विश्व हिंदू परिषद ने कैथोलिक मिशनरी के 22 स्कूलों पर दबाव डालकर मनवा लिया है कि उनके यहां प्रिंसिपल को फादर नहीं कहा जाएगा, प्राचार्य या उप प्राचार्य कहा जाएगा। एक रियायत सर के मामले में दी गई है, सर कहा जा सकता है। क्या आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने में व्यक्तिगत योगदान करना चाहेंगे? जब सफाई अकेले सरकार नहीं कर सकती तो संस्कृत भी सिर्फ सरकार के भरोसे कैसे बचेगी? बच्चों के ग्लोबल बनाने के इस दौर में संस्कृत को लेकर खौफ क्या वास्तविक है या जो राजनीति है उसकी मंशा कुछ और है? भावुकता से नहीं, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या संस्कृत अंग्रेजी की जगह लिंक लैंग्वेज बन सकती है? इन सब के बीच एक सवाल और भी रहना चाहिए कि वो है संस्कृत की छवि को लेकर, उसके साथ राजनीतिक नाइंसाफी जो हुई है उसे भी लेकर। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ डीके झा हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृत शिक्षक संघ के। स्टूडियो में प्रोफेसर अपूर्वानंद है दिल्ली विश्वविद्यालय के, और स्टूडियो से बाहर सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और संजय झा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। तो हम 4 लोग हैं। संस्कृत के लिए काफ़ी है इतना। सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं। यानी संस्कृत से निकली हैं और वो सब जैसे भाई होते हैं, एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि कौन भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं। बोली और भाषा में भी अब राजनीति होने लगी है। वो छोड़िए, वो परिभाषा में नहीं आते हैं। उस विषय पे हम उसको छोड़ देते हैं। तो जहां तक सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूल संस्कृत है। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है। ये सर विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में यह बात प्रतिपादित की थी। और जिसमें ब्रिटिश, मतलब इंग्लिश से लेके जर्मन, फ्रेंच, सारी भाषाएं। नहीं, मैं संस्कृत की खूबियों की बात नहीं कर रहा हूं। वो है, संस्कृत की भाषा की खूबी है, वो स्वीकृत है। इस बहस में एज्यूम्ड है कि हम उसकी खूबी से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं, तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकॉले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, भारत के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। मैं भारत के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन में जो डोमिनेंट लेफ्टिस्ट एलिमेंट था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, ठीक है। उस कारण से तो इसीलिए आज डिबेट हो रही है। अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं। संविधान जनता, वो मिडिल क्लास को आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। उसको सिखाई ना संस्कृत, अच्छा है थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको। ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए, क्या किया 6 महीने में? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है।
टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक है, उनका प्रभाव आने वाले दशकों में स्वतः बढ़ता नजर आएगा। स्कूल में सुनते थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता, वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। लेकिन बजाय बिना संस्कृत के ही बहुत सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी जो आप बात बता रहे हैं, वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर रिक्स, उन्होंने ये बात प्रमाणित की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाला उदाहरण छोड़ के लिए संस्कृत सबसे बेहतर लैंग्वेज। नासा के, हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं। नहीं, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है, वहां पे ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है। आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया। यही सब इससे कहीं ना कहीं पर आपके पास है ना कि पेपर अनिवार्य कर दिया, बोर्ड बना दिया। और अभिरुचि दोनों की हमने सुधांशु जी, हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे, क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे समझ में नहीं आती है कि लिंक लैंग्वेज बनाने वाला जो उमा भारती जी का बयान है, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में अपना एक विचार कहा है। अगर उस दृष्टि से देखें तो संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार भी हुआ था, ये लिखित कार्रवाई का पार्ट है, और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी थे। इसलिए वो विषय एक अलग है। आज की परिस्थिति भिन्न हो चुकी है। अभी तो लिंक लैंग्वेज वाली बात जो है, वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम दिखाई। तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे, ठीक है ना? देखिए, मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए, क्या आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? देखिए, उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, नहीं, वो तो गॉन केस है। मैं कह रहा हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं जिसपे उसको कसौटी पे घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए, प्रभावकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और संस्कार होते हैं। हर लैंग्वेज 3 चीजों से बेस पे चलती है। जो लैंग्वेज परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। अब वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम पर जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे मान्यवर, प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हूं। क्या इस कारण से आखिर जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट लैंग्वेज। आप जानते हैं कि संस्कृत के योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में। उसके और मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोट किया था कि जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती हैं, जैसे भाषण में बोल रहे थे। जी, ऐसा है। मैक्स मूलर से लेकर आर्थर शोपेनहावर जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें हाइजेनबर्ग से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल हैं, जिन्होंने की संस्कृत ग्रंथों में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जी। संजय झा जी, कितने, संजय झा जी, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सुधांशु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और आप लोग हैं कि उनसे सहमत नहीं है। संस्कृत में जवाब दीजिएगा। देखिए,
हाँ जी रवि जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है, हाँ। या कोई जबरदस्ती एक विदेशी भाषा को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, तो 3 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? क्योंकि सारे केंद्र विद्यालय तो पूरे देश में पूरे हर जगह उनका वितरण है, तो अचानक उनके राज्य में तो उनके सरकार है, वहां भी केंद्र विद्यालय है, 3 साल तक ये चुप रहे। अचानक अकस्मात इनके दिल को बहुत दर्द पहुंचा है कि यहाँ हमारी एक संस्कृति के साथ मजाक किया जा रहा है। ये सब मैं समझता हूं कि बेबुनियादी नहीं, ये बेतुका आरोप है। और इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए कि यदि आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने में, तो यहाँ पर एक बहुत ही शांति से गुप्त प्रवेश हुआ जा रहा है, जहां पर आरएसएस एक नियंत्रण कर रहा है। हमारे जितने भी, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के जितने संस्थाएं हैं, कल्चर के संस्थाएं, भाषा, ये सब एक तरीके से एक पॉलिटिकल इनका एक वेपन है, इनका एक तरीके से औजार है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है रवीश जी, वो लचीला फॉर्मूला है, वो कोई कठोर या कोई जो कहते हैं एकदम एक सख्त कोई फॉर्मूला नहीं है। वो आज भी हमारे राज्यों में मैंडरिन, जैसे आप ही ने कहा था, मैंडरिन हो या स्पेनिश हो, जर्मन, फ्रेंच, ये सब सिखाया जा रहा है। ढेर सारे भारत के जो छात्र हैं वो विदेश, यहां पढ़ के विदेश में उनको नौकरी मिल रही है। तो यहां पर इनका जो ये आरोप है कि जबरदस्ती इसको लाया गया, चुपचाप से लाया गया, ये सब गलत है। सच्चाई यही है कि चाहे हम माने या न माने, यहाँ संस्कृत एक बहुत ही खूबसूरत और एक क्लासिकल लैंग्वेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर कोई वाद विवाद होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप 70,000 छात्रों की बात आप कीजिए, जिनको आप असुविधा पहुंचा रहे हैं। अपने अचानक ही उठकर आपने रद्द कर दिया मिड टर्म में, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और बात इसका जवाब भी है कि जब दीनानाथ बत्रा जी, बाबा रामदेव, ऐसे लोग जब यहाँ पर इनकी एजुकेशन पॉलिसी लिखेंगे, तब तो हमें इस बात पर बहुत चिंता है, क्योंकि भारत का भविष्य है वो डार्क एजेस की तरफ जाएगा। और आज भी सुधांशु त्रिवेदी जी, उनकी हिंदी बहुत ही खूबसूरत है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जब वो हिंदी में बात करते हैं। लेकिन उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि सच्चाई यही है कि ये एक तरीके से एक हिंदुत्व एजेंडा है, और इस बात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज जो है और कल्चर, ये सब एक तरीके से इनके जो साधु संघ टाइप के जो लोग हैं, वो इसको एक दूसरा एक आकार, एक दूसरा रंग देके वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए विदेशी कुछ भी हो तो वो गलत है। वो जेनोफोबिक एटीट्यूड, जेनोफोबिक जो कहते हैं एक रवैया, वही भारतीय जनता पार्टी यहां दिखा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाइए, और यहां इनको जर्मन लैंग्वेज और 70,000 छात्र जो चाहते हैं कि वो करें, जो केंद्रीय विद्यालय ने खुद कहा है कि इससे उनको प्रगति, उनको लगता है कि भविष्य में होगा उनके स्कूल के लिए, तो इसमें उनको बड़ी आपत्ति है। ये बड़ा अजीबो गरीब एक, मैं समझता हूं, हालात है। ठीक है सर, सुधांशु जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, संक्षेप में दे दीजिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग जब विपक्ष में होते हैं तब तो संस्कृत की मांग नहीं करते, उसकी आवाज नहीं उठाते। नहीं, ये कहना गलत है। हम लोगों ने सतत, जब ये संदर्भ आया था, जब भी भाषा का संदर्भ आता है, हमारा आग्रह इस प्रकार का रहता है, और वो उसको हम मैं एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा। अभी संजय झा जी ने जो एक बात कही कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं, और जिस ढंग का परिवर्तन इन्होंने जो आरोप लगाया कि हम लोग या संघ के इशारे पे हो रहा है, इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह बात पूर्णता निराधार है। डार्क एजेस तो वो थी। आज गुरु तेग बहादुर का बलिदानी दिवस है। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा था कि गुरु तेग बहादुर हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये आपने पढ़ाया था। आपने इतिहास में यह पढ़ाया कि शिवाजी हैज लूटेड सूरत, महाराणा प्रताप वाज अ फेनेटिक पैट्रियट। आप इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि डार्क एजेस वो थी जो भारत के इतिहास का एक विद्रूप चित्रण था। भारत की सांस्कृतिक परंपरा क्या पढ़ा रहे हैं? गणेश जी का प्लास्टिक घोर आपत्तिजनक और वो तुम्हें नहीं, 7,000 साल पहले हुआ था। अब बाकी दो और मेहमान हो गए। अब आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं लोगों को। झगड़ा मत कीजिए प्लीज, झगड़ा मत कीजिए। हम सुधांशु जी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, हाँ, वो तो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो उनका रफ्तार तूफान एक्सप्रेस का है। पहले नेता हैं जो हाइजेनबर्ग के बारे में जानते हैं, आपको तो पता भी नहीं था आपकी पार्टी में किसी को। देखिए, एक जो हमारा जो मध्यम वर्ग है, वो भले मुझे एसएमएस कर ले कि भारतीय परंपरा को जानने का ये द्वार है, मैं समझता हूँ,
लेकिन वो एसएमएस में अगर मुझे ये भी कहता कि वो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहा है, बोलना सिखा रहा है, तो मैं समझता कि वो ज़्यादा गंभीर है। तो छोड़िए वो सब, जो भावुक वाला नौटंकी है उसमें मैं कम से कम नहीं प्रभावित होता और मैं लोगों के सामने बोलता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि क्या इस विवाद को बहुत ज़्यादा भय के रूप में देखा गया कि कोई संस्कृत थोपा जा रहा है तो इसमें क्या समस्या है? इसकी राजनीति से क्या ऐसा डर हुआ कि इस विवाद को दूसरे नज़र से देखने की कोशिश की गई? सबसे पहले जिसमें वो कह रही हैं कि एक संवैधानिक फैसला है, हमने जर्मन को हटाया है लेकिन संस्कृत को थोपा नहीं। पहले तो यह कि संविधान की बात गलत है। हाँ। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र कोई संवैधानिक फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। वो संविधान के बाहर की चीज़ है। 1961 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें एक सहमति बनी थी और उस सहमति के बाद त्रिभाषा सूत्र विकसित हुआ, जो कालांतर में कोठारी कमीशन और उसके बाद शिक्षा में एक भाषा पढ़ाने की युक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो इसको सबसे पहले समझ लेना जरूरी है कि त्रिभाषा सूत्र कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अच्छा। एक पॉलिसी हो सकती है, एक नीति है, लेकिन वह पुनः भारत की आधिकारिक भाषा नीति भी नहीं है। इस बात को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। यह दस्तावेजों में लिखा हुआ है और यह एक लचीली व्यवस्था है। लेकिन अब तक यह व्यवस्था जिस रूप में चली है वह यह है कि इसमें 3 भाषाएं जो रहेंगी वो भारतीय भाषाएं रहेंगी। अब तक ये रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सीधा सीधा था कि भारत इतनी भाषाई विविधताओं वाला देश है कि उसमें अगर एक क्षेत्र का बच्चा या बच्ची दूसरे क्षेत्र की भाषा भी सीख सके और एक विदेशी भाषा भी सीख सके। भारत के लिए सबसे सहज उपलब्ध विदेशी भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन मकसद यह था कि एक दूसरे क्षेत्र की भाषा सीखी जाए। अब इस त्रिभाषा सूत्र का लाभ सबसे ज्यादा उठाया तो दक्षिण भारत के लोगों ने उठाया। जहां अगर आप केरल चले जाएं या कर्नाटक चले जाएं या तमिलनाडु चले जाएं तो एक व्यक्ति 3 या 4 भाषाएं जानता है। लेकिन अगर आप हमारे प्रदेशों में चले आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी जगहों में, तो हमने धोखाधड़ी की। हमने हिंदी रखी, अंग्रेजी रखी और संस्कृत रख दी। तो हम संस्कृत तो जान नहीं पाए क्योंकि संस्कृत लेने का उद्देश्य अधिक अंक लेना था। हम अपने स्कूल से जानते हैं कि संस्कृत लेने का अंक मतलब था कि आपको अधिक अंक मिल जाएंगे, धातु रूप आप रट लेंगे। संस्कृत जिस तरह पढ़ाई जाती है, एक रट्टू भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। तो आपने संस्कृत पढ़ी, अंक लिए और संस्कृत को भूल गए। तो संस्कृत का लाभ तो आपने लिया नहीं और त्रिभाषा सूत्र का जो की पूरी आत्मा थी उसको आपने नष्ट कर दिया। और कोई दूसरी भारतीय भाषा आपने नहीं सीखी। कोई बिहार का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, दिल्ली का रहने वाला ये दूसरी भारतीय भाषा नहीं। संदर्भ बन गई बात। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी इतना इससे डरने की क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि इसे इसके सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाना चाहिए। इसमें जो हड़बड़ी है या पुनः बाकी जितने नीतिगत फैसले होते हैं उनमें ली जाने वाली हड़बड़ियों की तरह ही हड़बड़ी है। अगर आपको जर्मन भाषा को त्रिभाषा सूत्र से हटाना था और चौथी भाषा के रूप में प्रस्तावित करना था तो इसे क्रमशः किया जा सकता था। सत्र के बीच में नहीं किया जाना चाहिए था। 70,000 बच्चों का आपको ख्याल रखना चाहिए था। इसका भी सर्वेक्षण करना चाहिए था कि त्रिभाषा सूत्र अब तक जिस रूप में चला है क्या उस रूप में वह चल रहा है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसने जर्मन भाषा को यहां लगा दिया, केंद्रीय भाषा संगठन स्वयं दूसरी भाषाओं के संदर्भ में क्या कर रहा है? यानी वह पहली कक्षा से क्या वह अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा है? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी कुछ जांच होनी चाहिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में भाषाओं के शिक्षण की स्थिति बहुत ही नाजुक है और उसकी जांच नहीं की गई है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए बहुत आतंकित होने, भयभीत होने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ यह भारत में जिस तरह नीतिगत फैसले लिए जाते हैं उनका एक और उदाहरण है लस्टम पस्टम, जिसमें ना भाषा का ख्याल है न बच्चों का ख्याल है, सिर्फ एक विचारधारात्मक स्टेटमेंट देना है। तो वो स्टेटमेंट दे दिया गया कि अगर आप बता सकने की स्थिति में है तो जैसे आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी कि प्राइवेट स्कूलों से भी कहा जाएगा कि आप त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत संस्कृत ही पढ़ाएं। क्या इससे उन स्कूलों में जहां बच्चे विदेशी भाषाओं को ऑप्ट करते हैं उस पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि अगर सीबीएसई ऐसा कहेगी तो उसे न मानने का कोई उपाय ही नहीं है। उसे करना पड़ेगा। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि क्या बच्चे जर्मन या फ्रेंच या मैंडरीन पढ़ना चाह रहे हैं
और पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या उसकी पूरी व्यवस्था है, क्या प्रशिक्षित शिक्षक वहां मौजूद हैं, क्या संस्कृत के ही ट्रेन टीचर्स वहां मौजूद हैं जो संस्कृत पढ़ाएंगे। आपने अभी संस्कृत कह दिया, कौन पढ़ाएगा संस्कृत? अब आप एश्योरेंस क्या दे रहे हैं, आश्वासन आप ये दे रहे हैं कि नहीं नहीं FA1 का जो आपका मार्क्स है उसको हम कैरी ओवर कर देंगे। तो आश्वासन क्या है कि आपके अंक सुरक्षित रहेंगे, इसमें भाषा से जुड़ा हुआ कोई आश्वासन नहीं है। पास कर देंगे, नंबर दे देंगे, पास कर देंगे, नंबर दे देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारे बचपन में भी संस्कृत लेने का मतलब था अंक मिलना, तो अंक दे दीजिए, एक धोखे की स्थिति में लोगों को रखिए। भाषा सीख तो कोई भी नहीं रहा है। मेरा तो यह कहना है हिंदी के अध्यापक के रूप में कि क्या हमारे देश में हिंदी कायदे से सिखाई जा रही है और सीखी जा रही है या अंग्रेजी? ठीक है, तो फिर हम बाकी जगहों पे कहां जा रहे हैं? झा जी मुझे एक बात बताइए कि इस विषय को, जर्मन भाषा को अगर हटाना ही था तो सत्र पूरा हो जाता। 70,000 बच्चों को आप ही को अचानक अभी हटा दे आधा टर्म के बाद और बोले कि आप अंग्रेजी पढ़िए, पढ़ लीजिएगा। सर सिंपल बात बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो ठीक है कि 70,000 की संख्या बहुत कम है। संगठन में हाँ। जो जर्मन या अन्य विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, हाँ। वो असंवैधानिक थी। हाँ। हमारे भाई ने अभी उन्होंने कहा कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है त्रिभाषा का, तो असंवैधानिक कैसे हो गई? भारत में जो शिक्षा चल रही है वो एक शिक्षा नीति के तहत चल रही है। नहीं तो कोई शिक्षा, कोई कुछ पढ़ा देगा, कोई कुछ पढ़ा देगा, इससे शिक्षा नीति नहीं। हमारी जो शिक्षा नीति बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हुई है, उसमें जो त्रिभाषा फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत हिंदी, अंग्रेजी और तृतीय भाषा के रूप में 22 MIL है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इनमें से संस्कृत ही क्यों 500 का? हाँ? इनमें से कोई एक भाषा ले। अब संस्कृत के लिए सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज करूंगा। ये जो राजनेता इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, मैं सख्त खिलाफ हूं। सबसे पहले आवाज, वो रंग ना दे तो संस्कृत को कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी सच्चाई है। सुनिए, सबसे ये भी सच्चाई है कि वो जितना रंग ना दे। 1911 से जब संस्कृत के स्थान पर विदेशी भाषाओं का पठन पाठन शुरू हुआ तो झा जी मुझे एक बात का जवाब, पहले मेरी बातों को पूरी होने दीजिए। संस्कृत शिक्षक संघ ने RTI डाला। RTI डालने के बाद में वहां से जानकारी हासिल की केंद्रीय विद्यालय संगठनों से। जब वहां से जानकारी हासिल हुई तो हमने कहा किस आधार पर आप विदेशी भाषाओं का पठन पाठन कर रहे हैं? तो जो कर रहे थे तो उनको करने देते ना। आज जब हमने केस डाला हुआ था, हाँ। और 15 अक्टूबर को जब केस का डिसीजन आया है, वर्तमान गवर्नमेंट से पूछा, हाँ। गया जो आपकी शिक्षा नीति में क्या कहती है, आपकी शिक्षा नीति तृतीय भाषा के रूप में, तो वर्तमान सरकार ने जो शिक्षा नीति थी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सुन लें सर, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अब चूंकि आपने एक बात कही, तो जो हमारा नियम था शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, इससे आप सभी सहमत होंगे और सभी को सहमत होना चाहिए। हम नहीं सहमत हैं, हम किसी से सहमत हैं तो भारत के संविधान और भारत की नीतियों पे आप सहमत नहीं हो पाएंगे। क्या दूसरी शिक्षा नीति बनी? इस शिक्षा नीति को यदि आप नहीं मानते, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है। दूसरे के झा जी जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ नेशनल फोकस ग्रुप पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेजेस का इशारा करना चाहता हूं। आप इसके अपेंडिक्स को देखिए और इसमें त्रिभाषा सूत्र के भारत में स्थिति को देखिए। ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से ये त्रिभाषा सूत्र चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से चल रहा है, 6 तरीके से त्रिभाषा सूत्र लागू किया जा रहा है। और आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत को लागू किए जाने के पक्ष में क्या तर्क है, अलावा इसके कि आपके पास उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है कि आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत को चलाया जाए। अगर आधुनिक भारतीय भाषा, क्लासिकल भाषा, पहले तो संस्कृत के लोगों को यह तय करना चाहिए कि वो इन दोनों में से किस रूप में संस्कृत को पढ़ाया जाना पसंद करें। रवीश जी ने एक बात बताई थी, जो कि संस्कृत ही क्यों, आपने अभी प्रश्न मुझसे पूछा था, जो संस्कृत ही क्यों। मैं दिल्ली प्रदेश की ही बात करता हूं। हाँ। दिल्ली प्रदेश में अन्य जगहों से, राज्यों से लोग आए हुए हैं। हाँ। और उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हाँ। क्या एक क्लास के अंदर में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों में से यदि 30 स्थानों से आए हुए हैं, कोई तमिल का है, तो उसकी आप ये समझिए कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो आप कैसे पढ़वाएंगे? क्यों नहीं पढ़ना चाहता है सर? सभी पढ़ रहे थे, उन्हें जबरदस्ती
विदेशी भाषाएं पढ़ाने के लिए मुझे एक उकसाया बात- गया। तो चलिए ठीक है, मतलब बीच सत्र में किसी का एक सेकंड, बीच सत्र में किसी का कॉपी किताब छीन के, फिजिक्स छीन के केमिस्ट्री थमा दीजिएगा, जब तक किसी को बुझाएगा? क्या बुझाएगा? मुझे बताइए ना, आप पढ़ाने के मास्टर हैं, आप मुझे गाड़ी बताइए। नहीं, आप वो अगले सत्र से आप उसको संस्कृत पढ़ाइए, उर्दू पढ़ा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में उसका जर्मन का किताब छीन के कानून आप कैसे उसको पढ़ाएंगे? आप कानून की जानकारी के बिना ड्राइव कर रहे हैं। कानून की बात नहीं मान रहा। जो ही आपको पता मुझे लगता है जो मैं गलत ड्राइव कर रहा हूं, तो वहीं से आप सही आप उस बन 3 जाते महीने हैं। की पढ़ाई में आप सिंबॉलिक लड़ाई तो जीत गए, वो ठीक है, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है आपसे। मैं कह रहा हूं उस 3 महीने में आप संस्कृत के साथ क्या इंसाफ करने वाले हैं? नेताओं को तो आपने कह दिया, एक मास्टर के रूप में आप क्या इंसाफ करने वाले हैं? मैं आपको बता देता हूं, धातु रूप पढ़ा के पास कर देंगे उनको? धातु रूप पढ़ा करके नहीं, यदि 10 पाठ हैं या 12 पाठ हैं तो 3 पाठ एक सेमेस्टर के लिए आता है। और मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं, जो 3 पाठ को 1.5 महीने के अंदर जो अग्रिम परीक्षा होगी उसमें बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। फिर वही रास्ता, वो रटवाने वाला रास्ता जो आप पूर्वानंद कह रहे थे। नहीं, एक बात आपने ये सुधांशु जी से पूछी थी, हाँ। जो कि क्या आप जो लिंक भाषा बनाना चाहते हैं तो संस्कृत को बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार इतना कैसे हुआ? एक आप नई गाड़ी खरीदते हैं, वहां डीएल अपना नंबर भी यदि देते हैं उसको संस्कृत में होना चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? हो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपको वोट मिला, आप सब करवा दो। मैं तो चाहता हूं कि जो आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो ना। संस्कृत में नंबर प्लेट लिखा हो, ये अच्छा रहेगा। ये DL यदि आप सर लिखते हैं तो उसके बदले दिल्ली यदि आप लिखेंगे तो उससे भाषा और का प्रचार प्रसार होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्या है ना सर, रवि जी पहले सुनने की कोशिश करिए। ये सब गांव में बैठ के हम लोग भी सोचते थे यहाँ पर ये लिख देंगे तो भाषा का विकास हो जाएगा, वैसे नहीं होता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जरा शांति से सुने। यूपी, बिहार या अन्य जगह से कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी औरतें यदि दिल्ली आ जाती हैं और वो बार बार अंग्रेजी के शब्दों को सुनती हैं, तो वो अपने घर में भी अंग्रेजी का व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। इससे आप सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं, एकदम सहमत, एकदम सहमत हैं। हमारे संस्कृत के प्रचार प्रसार में कमी रही है, और वो प्रचार प्रसार की कमी कहां रही? ये केवल अध्यापकों की कमी यदि कोई बताते हैं तो उसे हम मुझे ब्रेक लेना बाकी अपने नेता क्योंकि उसकी व्यवस्था में कमी आई। मैं बता रहा हूं झा जी, कमी कहां रही। मेरा जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो कान में मेरे जो गुरु थे उन्होंने गायत्री मंत्र फूंका और उसके साथ मुझे चेतावनी दी कि इसे स्त्रियों और शूद्रों के सामने इसका पाठ नहीं करना है। तो संस्कृत को किसने रोका, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मुझे अपने गुरु की वह बात याद है कि स्त्रियों और शूद्रों के सामने गायत्री मंत्र का गुरु पाठ तो सबका नहीं पिता होता है। एक बात ब्रेक ले लेते हैं। मैं 11वीं में पढ़ाता हूं, पूछना है कि ये भाषा को लेकर जब भी इनकी सरकार आती है इस तरह के संदेह क्यों फैल जाते हैं? 11वीं में पढ़ाता हूं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, अब बड़ों को प्राप्त करके और जागो, जागृत हो। ये तो सब भाषा में कहा गया है। ये बात नहीं, एक बात बताएं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मेरे दर्शकों को प्लीज मत एक बात बताएं, टेलीविजन के दर्शकों के साथ मत जगाइए। शूद्रों के लिए यहाँ पर कास्ट के लिए ब्रेक के बाद आएंगे। अब देख लिया आपने इनका, मैं थोड़ा राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब भी आपकी सरकार आती है हिंदी और संस्कृत को लेकर बड़ा बवाल मच जाता है। संस्कृत में एक ट्वीट कर दीजिए, तब तक मैं छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं।